नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। जब भी दो संवैधानिक संस्थाओं पे विवाद होती है आपस में, लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है। सरकार और राज्यपाल या राजभवन के बीच में जब जब टकराव या रार की स्थिति निर्मित होती है, तब कई लोगों की धड़कनें तेज होती है। चाहे बात तमिलनाडु की हो, केरला की हो, महाराष्ट्र की हो, कश्मीर की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो। इसी बीच में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो वहां पे राजभवन और सरकार के बीच का टकराव बहुत पुरानी बात है। छत्तीसगढ़ 2 दशक की है, नौबतें जरूर आई है, लेकिन हर बार टाल दिया गया। कहीं सामने इस तरह के नहीं आई कि दोनों अलग अलग सुर में बात करते हैं, शासन मुखिया और संवैधानिक मुखिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो चल रहा है वो वाकई चिंता की विषय है। राजभवन और सरकार के बीच में अगर रार होगी तो उसका परिणाम क्या होगा। राजभवन कई बातों को लेकर आपत्ति दर्ज कर रही है। संविधान में वैसे भी कुछ बातों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। नियुक्ति को लेकर और भी कई बातें हैं जिसको लेकर, और राजभवन क्योंकि धारा 355, 356 को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजती है, तो इस बात को लेकर भी कई बार राज्य सरकार और राज्यपाल या राजभवन के बीच में टकराव की स्थिति होती ही है। छत्तीसगढ़ में सुपेबेड़ा को लेकर, सुपेबेड़ा में किडनी में जो बीमारी ग्रसित लोग हैं उनकी इलाज को लेकर कई बार इस बात को लेकर देखा गया है, राजभवन आपत्ति दर्ज की है। और वहीं से शुरू होकर जब कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की बात आई, तो सरकार ने जो भेजा था लिस्ट, उसको नहीं मान के राज्यपाल ने अपने ही विवेक का इस्तेमाल किया। अब छत्तीसगढ़ में एक विवाद का नया दौर शुरू हो गया है, और बात है छत्तीसगढ़ में किसानों की हितों को लेकर। पहले राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई, क्योंकि जो केंद्रीय कृषि कानून बना है, राज्य सरकार और विशेषकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का मानना है इससे प्रदेश के किसानों के हित साधित नहीं हो पाएगा। इसीलिए राज्य को अपना ही कानून बनाना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। विशेष सत्र उसीलिए बुलाया गया ताकि उसको कानून का अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन जो चिट्ठी पहुंची है राजभवन में, उसको वापस कर दिया गया, यह कहते हुए कि उस चिट्ठी में यह स्पष्ट नहीं है सत्र क्यों बुलाई गई है और किन बात को लेकर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने जरूर जवाब दे दिया है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने जो आपत्ति दर्ज की है इस बात को लेकर, और यह भी कही है पूर्ण बहुमत की सरकार को सत्र बुलाने का अधिकार है। क्या आपस में संबंध इतने ऐसे हो गए हैं कि दोनों बाहर में आके बातें कर रहे हैं? एक दूसरे से क्या बातचीत नहीं हो पा रही है? कई बातें हैं। अगले आधे घंटे में इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ होंगे सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष हैं राज्य कृषक कल्याण परिषद के, मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। साथ ही रहेंगे श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी के रायपुर जिला अध्यक्ष है, पूर्व विधायक है, प्रवक्ता भी रहे हैं, और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ आज चर्चा में अगले आधे घंटे तक रहेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, जो बातें सामने आ रही है, हमने देखा था दिग्विजय सिंह और उस वक्त के जो राज्यपाल रहे उनकी तनातनी की, लेकिन ये जो बातें आ रही है इसको लेकर मैं आपसे चाहूंगा क्या आपका राय है, कांग्रेस की इस पर क्या राय है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है तकनीक, जी लगता है मुझे थोड़ा दिक्कत है। बाबूलाल जी शर्मा, जो बातें सामने आ रही है कैसे देखते हैं आप राजभवन को बहुत करीबी से देखे हैं,
कि इस स्वरूप को, इस जो नई बातें सामने आ रही है, जो तनातनी की बातें आ रही है, बाबूलाल जी इसको आप कैसे देखते हैं प्रदेश के हित में? बाबूलाल शर्मा जी। देखिए, राज्यपाल के नाम से सरकार काम करती है, मंत्रिपरिषद काम करती है, ये बात तो सत्य है। अधिकार का जहां तक प्रश्न है तो कार्यपालिक अधिकार जो होते हैं वो सरकार में निहित होते हैं। ये रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम से जरूर होते हैं, लेकिन करती सरकार है। निर्णय लेने का अधिकार सरकार को ही है। और जहां तक सवाल है कि नियंत्रण की स्थिति राज्यपाल के अधिकारों में है, वित्तीय नियंत्रण की स्थिति उनके हाथ में है, उनके अनुमति से ही वित्तीय कार्य जो है वो प्रस्तुत होते हैं विधानसभा में। कुछ और भी ऐसी अनुमतियां जरूरत पड़ती है जिनकी वजह से राज्य सरकारें जो है उनसे तालमेल बैठाकर काम करती है। और जो सरकारिया आयोग गठन हुआ था, जो कर्नाटक में जो घटना घटी थी मुंबई सरकार के साथ पे, उसके बाद सरकारिया आयोग गठन हुआ था। उस सरकारिया आयोग के गठन में 247 जो सिफारिशें की गई है वो सारी की सारी सिफारिशें ठंडे बस्ते में रखी है। उन सिफारिशों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि राज्यपाल राजनीति से विपक्षी दल की सरकार हो वहां पर राजनेता को नहीं नियुक्त करना चाहिए। और मैं समझता हूं जहां तक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था, जब तक के कांग्रेस नीति सरकार रही है केंद्र में, तब तक जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस बात का पालन किया, सरकारी आयोग के इस सिफारिश का पालन किया हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। दिनेश नंदन सहाय आईपीएस थे, पहले राज्यपाल थे, शेखर दत्त सेना के थे, नरसिम्हन आईपीएस थे, केएम सेठ सेना के थे, और एक बार कुछ दिनों के लिए सुशील कुमार शिंदे राजनीतिक जरूर थे, वो यहाँ पदस्थ हुए थे। उसके बाद फिर अब ये स्थिति है। आज की स्थिति में एक राजनीतिज्ञ को जो है राज्यपाल बनाया गया है। सरकारी आयोग में इसको तो स्व विवेक का इस्तेमाल करना गलत है क्या? कि ऐसी नहीं, बाबूलाल जी, मेरा सवाल है, अगर राज्यपाल को स्व विवेक का नहीं है करना अधिकार है, लेकिन वो अधिकार का प्रयोग हस्तक्षेप के रूप में ना हो, सहयोग के रूप में हो। हमारे अधिकार तो पूरे हैं स्व विवेक के निर्णय के उनको, लेकिन वो हस्तक्षेप के रूप में ना हो, टकराव की स्थिति के रूप में ना हो, आपसी समझ के आधार पर हो, चीजें बाहर न जाएं। लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यपालों का जो अभी नजरिया देख रहे, जैसे महाराष्ट्र में जो घटना घटी आपने भी देखा, तो वो टकराव की स्थिति निर्मित न हो, उस हिसाब से स्वविवेक के निर्णय भी हैं उनके, लेकिन आपस में चर्चा करके केंद्रीय गृह मंत्री का उसके बाद कोई निर्णय आया, केंद्रीय गृह मंत्री ने उस बात को लेकर भी स्वविवेक से कोई ऐसे निर्णय न हो जिसमें राज्य सरकार में टकराव पैदा हो। ठीक है सुंदरानी जी, टकराव नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही हम लोग देखते आ रहे हैं। मेरी एक ठीक है मेरा एक सवाल है सुंदरानी जी, ये जो बातें उठ रही है राजभवन को लेकर, आज गाहे बगाहे कांग्रेस का एक आरोप भी लगा, जो चुनाव में हार गए, अब वो राजभवन के जरिए राजभवन को गुमराह करके राजभवन के जरिए राज्य सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कही गई। क्या कहेंगे आप? नहीं होता जी, ये कहां का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल मुखिया होती हैं। जब अभिभाषण होता है विधानसभा में सत्र के पहले दिन, तो राज्यपाल हमेशा अपने शब्दों में यही कहते हैं कि मेरी सरकार। हमेशा उनका जो उल्लेख होता है, जो भाषण बना के दिया जाता है राज्य सरकार या राज्यपाल जी के द्वारा बनाया जाता है, उसमें बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करने वाली है। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल तो मुखिया हैं सरकार के, और ये पूछने का हक तो है कि क्यों विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जाना चाहिए विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। अगर राज्यपाल पूछती है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है और टकराहट किसने शुरू की, आप देखिए कुलपति के मामले में जिस प्रकार से सरकार ने टकराहट की, उनके पीए के मामले में, उनके सेक्रेटरी के मामले में, वहां जो सचिव नियुक्त हुए उनके बारे में बहुत सारे टकराहट तो राज्य सरकार ने शुरू किए। तो राज्यपाल ने कहां टकराहट शुरू की? और राज्यपाल जैसे संवैधानिक संस्थाओं को भी अगर ये कांग्रेस पार्टी विवाद में लाएगी, हमारा तो कोई इस मामले में लेना देना नहीं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या
बोलने राज्यपाल महोदय को कि आप मत दीजिए परमिशन सत्र की। हमें क्या लेना देना, सत्र बुलाएं, कानून पास करें, कुछ भी करें, बहुमत है इनके पास। उल्टे आपके कुछ नेता हाल ही में मिले थे राज्यपाल से, 40,000 करोड़ का कर्जा ले। सुंदरानी जी 2-3 दिन पहले आपके कुछ बड़े नेता राजभवन गए थे। इस मामले में नहीं मिले थे। वो विजय बघेल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिस प्रकार से सरकार ने विरोधियों को केस बना रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, आपराधिक प्रकरण बना रहे हैं। विजय बघेल जी 5 दिन आमरण अनशन पे बैठे, उसकी शिकायत करने गए थे। सत्र के मामले में भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलेगी इनको? अच्छा बाबूलाल जी, मुझे एक वाकया, 2 वाकया याद आ रहे हैं। राज्यपाल जी के अधिकारों को, हाँ, राज्यपाल के अधिकारों को हम लोग कौन होते हैं कि उनको हम हस्तक्षेप करें? हम तो विपक्ष में हैं और अच्छा, बहुत सीमित संस्था है हमारी होता जी। सर, हम लोग कभी राज्य में विपक्ष में है, दिल्ली में तो आप सरकार है, लेकिन सर केंद्र में आप ही सरकार है, इसीलिए तो इस बात को कह रहे हैं। बाबूलाल जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी जब आएंगे उनसे भी यह सवाल पूछूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पिछली बार कांग्रेस के कुछ नेता एक राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए थे, तब बीजेपी की शासन थी, और राज्यपाल से वहीं पे उनकी कुछ बातें हुई, जिसके बाद वर्तमान के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने बयान दिया था आज के बाद हम राजभवन नहीं जाएंगे। एक बात और भी है कि कांग्रेस ने टाइम मांगा था राजभवन से, टाइम नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने कर्मचारी, एक स्टाफ के जरिए राजभवन में अपना ज्ञापन भेज दिया था। तो क्या बीजेपी के शासनकाल में जो बातें उठी, क्योंकि कांग्रेस तब जा रही थी राजभवन, तब कांग्रेस विपक्ष में थी, आज कांग्रेस सत्ता में है, तो इस पूरी बात को, पूरे स्वरूप को बाबूलाल जी, क्या ये उसी हिसाब से उस तलखियों को देखते हैं? जी, प्रश्न क्या किया आपने? मेरा प्रश्न था, पिछले बार प्रश्न क्या है? कोई और राज्यपाल थे राजभवन में, और उस वक्त समझ गया, कांग्रेस ने टाइम मांगा था, टाइम नहीं मिला। हाँ, मैं समझ गया। अपने हिसाब से दोनों पार्टियों ने राज्यपाल के विषय पर ऐसे निर्णय लिए हैं। जब अपने पक्ष की बात अपने पक्ष में जाती हुई नहीं दिखती, राज्यपाल कुछ दूसरे स्वरूप में दिखते हैं, तो ऐसे बात कह देना जो है, कांग्रेस का भी चरित्र देखा है मैंने और भाजपा का भी चरित्र देखा है। उसको छोड़िए, आप एक बहुत बढ़िया बात जब बोल रहे थे, स्वविवेक की शक्ति जो है राज्यपाल के पास में, उसका एक मैं आपको विशेष ये बताऊं कि वो बहुत ही असाधारण और आपात स्थिति के लिए किया गया है वो प्रावधान स्वविवेक का, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी चीज ये है कि संविधान में राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह और मशविरे के साथ वो काम होता है। तो टकराव की स्थिति स्वयं राज्यपाल को ही टालना चाहिए। किस तरीके से टाले? ये छोटी छोटी बातों में, जैसे सचिव की नियुक्ति पर नाराज हो गए, तो नाराजी सामने अखबारों में ना आकर के और व्यक्तिगत बैठकों से तय होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो कहीं नहीं बोली। और आपको लगे ये राजभवन की स्थिति मेरा अपमान कर, नहीं ठीक, आप दुरुस्त है, आपके बात दुरुस्त है, बट राज्यपाल की कहीं बयान नहीं आई, ये सब सूत्रों से खबर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो होता ही है। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, देखिए सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सुरेंद्र जी? देखिए, इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस से संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारण से। बाबूलाल जी, मैं आपसे फिर, हाँ जी, बोलिए सर।
बाबूलाल जी, मेरा सवाल यही इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूं, जब आप विपक्ष में थे तब आप उपेक्षित महसूस कर रहे थे। बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है? अब तक सुन पा रहे हैं जी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा बाबूलाल जी से भी। सुंदरानी जी, ये बातें जो उठ रही है, 2-3 बातें हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सचिवों की नियुक्ति को लेकर उनको कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया गया उनको, और भी बातें उठ रहे हैं। जो पार्टी लगातार विपक्ष में रही है 15 साल तक, वो सत्ता में आने के बाद ये चाहती है कि राजभवन के साथ उनके संबंध बेहतर हो। अगर वो संबंध नहीं हो पा रहा है बेहतर, तो इसके लिए दोषी क्या कांग्रेस पार्टी को माने, राजभवन को माने? क्योंकि राजभवन में परमानेंट कोई व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन विपक्ष की यह लगातार आरोप रही है पिछले दिनों कि उनको जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाना था, जिस हिसाब से उनको लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो दर्जा उनको विपक्ष में जब थे तब नहीं मिल रहा था। मैं जैसे 2 जिक्र किया कि एक बार मिलने गए थे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, और राज्यपाल ने कुछ ऐसे ही बात कही कि उनमें से एक ने सार्वजनिक बयान दिए। अब मुझे यह तक याद है कि महेंद्र कर्मा जब नेता प्रतिपक्ष थे, राजभवन गए थे और उनको Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनसे कहा गया था बिना चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने इस बात का भी आपत्ति किया था। तो मेरा यही सवाल है सुंदरानी जी, कांग्रेस जब ऑपोजिशन में था, विपक्ष में था, तब भी उनको सही जो स्थान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, जिसका शिकायत कर रहे थे, और अब फिर वही बात कह रहे हैं। क्या यही कारण है ये तनातनी का, सुंदरानी जी? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये महीने 1.5 महीने का पीरियड अगर 2 महीने का हम निकाल दें तो सरकार और राज्यपाल जी के बीच में मधुर संबंध रहे और हर बात सरकार की मानती रही राज्यपाल महोदय। लेकिन जो पिछले 1.5-2 महीनों में विवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें लेना देना कुछ नहीं होता जी। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल अलग है इस मुद्दों पे, लेकिन राजभवन का सम्मान तो मुख्यमंत्री जी को और सरकार को करना चाहिए, जो सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये गलत कदम तो है। राज्यपाल की गरिमा पे अगर आप चोट करेंगे बार बार, तो कहीं न कहीं विवाद तो दिखता है सरकार के और राज्यपाल जी के बीच में। सुंदरानी जी, यही सवाल मैं तो उल्टा करके पूछ रहा हूं। कांग्रेस की यह आरोप अगर लगती है पिछले सरकार के समय, आप ही के सरकार के समय, तब आप विधायक भी हुआ करते थे, कि उनको जो दर्जा जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो राजभवन से नहीं मिलता था, यही कांग्रेस का आरोप था आपकी जब सत्ता थी। देखिए होता जी, जब हमारी गवर्नमेंट थी, 15 साल हमारी सरकार थी, 15 साल में 10 साल UPA 1 UPA 2 की सरकार थी। हमने तो कभी राज्यपाल की अवहेलना नहीं की, हमने तो कभी राज्यपाल के खिलाफ नहीं बोले। एक भी आप स्टेटमेंट दिखा दें जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल के विरोध में कही हो। सर, दिनेश नंदन सहाय का तालमेल उतना ही मधुर था जितना। सुंदरानी जी, दिनेश नंदन सहाय, बीजेपी लगातार राज्यपाल के खिलाफ शिकायत करती रही और आखिरी में त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में वो हमारी सरकार थी, UPA की सरकार थी। नहीं, UPA की सरकार नहीं थी, हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार। आप विपक्ष में थे 2004 तक। सर, आप विपक्ष में थे, सर आप विपक्ष में थे, और बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी। आप याद करिए 2000 में जब राज्य बना, उसके बाद लगातार राजभवन से आप लोगों के संबंध बहुत ही खराब हुआ करते थे। नहीं, मैंने होता जी 10 साल की बात की, जो UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने कोई टकराहट नहीं की राज्यपाल जी से, राज्यपाल जी के आदेशों का पालन किया। और ये हमेशा ये मदमस्त हाथी पे सवार हैं कांग्रेस के लोग। 69 MLA सदन में होने के कारण इनको ऐसा लगता है कि हम संवैधानिक परंपराओं को भी छोड़ दें। तो आप कहना चाहते हैं जो लोग वोट दिए हैं उनका कोई महत्व नहीं है? सरकार तो उसी की होती है जो बहुमत पे होता है। नहीं, महत्व है ना, लेकिन होता जी, संवैधानिक व्यवस्थाएं भी तो होती है।
क्या राज्यपाल को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? फिर राज्यपाल का व्यवस्था ही क्यों कायम रखनी चाहिए? ये तो कांग्रेस सरकार के समय से व्यवस्था चली आ रही। कानून डॉक्टर आम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी का कानून बनाया हुआ नहीं है। आपकी सरकार थी, राज्यपाल जी का बनाया हुआ नहीं है। सर जब आपकी सरकार थी सुंदरानी जी, सुंदरानी जी जब आप ही की सरकार थी तब आप ही के समय के नेता प्रतिपक्ष रहे शहीद महेंद्र कर्मा को जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद भी राजभवन के गेट में चेकिंग के लिए कहा गया, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन तक की बात कह दी और उस वक्त यह आरोप लगाया गया कि मीडिया के लोग इस बात को उछाल रहे हैं। हकीकत यही थी, सभी लोगों के सामने कहा गया था महेंद्र कर्मा को कि आप गाड़ी से उतरिए, आपको भी आम लोगों की तरह चेकिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष को चेकिंग अगर बात कही जाती है, वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी वाले, तो बात क्यों उठती है? इसी बात को ले तो कांग्रेस कह रही है कि उनके साथ जो मर्यादा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। नहीं तो क्या होता जी, राजभवन में क्या चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या? ये आप बेहतर बताएंगे। जी होता जी। वैसे राजभवन से तो ये भी जारी होता था कैसे कपड़ा पहन के आएंगे, ये भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में है। मुझे क्या पता सर। सर एक बार राजभवन से पत्रकारों को तो ये भी शिकायत थी कि बायोडाटा मांगा जाता था मिलने से पहले ये बात उठती थी। होती थी ये भी बातें होती थी। हर राज्यपाल की एक अपनी व्यवस्था होती है, नियम कायदों के तहत कई राज्यपाल बहुत सारी चीजों को शिथिल कर देते हैं, कई राज्यपाल नहीं करते हैं। होना भी चाहिए। आप जनता से मिलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा जनता के नब्ज क्या है। बाबूलाल जी आप एक ऐसे राज्यपाल के बहुत करीबी रहे हैं जो देश के सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल रहे हैं। राजभवन को लेकर, राज्यपाल को लेकर जो बातें उठ रही है, आप क्या कहेंगे इस सारी बातों को लेकर? बाबूलाल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि राज्यपाल सफल तभी होते हैं जब वो किसी भी प्रकार के टकराव को टालते हैं और बीच का रास्ता बैठकें बुला करके बातचीत करके उसको सुलझाते हैं। मैंने मोतीलाल वोरा के समय की आपने बात उठा दी, मैं वहाँ एक बार राजभवन गया था लखनऊ, मैं वहाँ रहा भी था 7 दिन। तो मैंने उस दौर में जो कार्य करने की जो शैली देखी, वो शैली यही थी जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई टकराव की स्थिति बनती थी तो वो नेताओं मुख्यमंत्री को और लोगों को बुला करके बातचीत कर लेते थे और उसका रास्ता फिर अपने सचिव को बुला करके उसका प्रावधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, उसका जांच कर लेते थे। उसके बाद अपना अगला कदम उठाते थे। दरअसल सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप ये देखें कि आज हम जो देखते आ रहे हैं कि सारी कार्यपालिक शक्तियां जो है उससे विधायी शक्तियों का प्रयोग विधानमंडल करता है। भले ही राज्यपाल मुखिया है, लेकिन करते तो इसके मुख्यमंत्री ही है। निर्णय वो राज्य के हित के लिए क्या करना है और उसमें सहमति राज्यपाल की लगती है, वो उनको अधिकार है। और 5वीं अनुसूची में 6वीं अनुसूची में जो है राज्यपाल को विशेषाधिकार है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सब बिल्कुल यही तो है, बात है, यही टकराव का कारण है के रूप में जो अनुसूची में जो बातें कही गई और जो अधिकार दिया गया है, यही है मुख्य टकराव का कारण। आज समय हो गया है, आखिरी में यह बात आप कह रहे हैं, पहले कहे होते तो और तर्जमा इस बात को लेकर करते, लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी, बाबूलाल शर्मा जी और सुरेंद्र शर्मा जी, जिनसे हम बात भी नहीं कर पाए पर जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर टकराव 2 बातों को लेकर होती है, बीच में कोई आ जाए तो भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, और दूसरी तरफ है राजभवन और सरकार दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों स्वविवेक से काम करने की कोशिश करते हैं। अनुसूची 5-6 में जो राज्यपाल को अधिकार दिया गया है और इसी बात को लेकर अधिकार छोड़ना या अधिकार को साब्यस्त करना, इसको लेकर भी तनातनी की बात सामने कई बार आई है छत्तीसगढ़ में। देखना होगा बातें और ज्यादा बढ़ेंगे या 2 बड़े दिल वाले राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बात को आपस में मिलकर सुलझा लेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी दोनों की मुलाकात भी हो। वो भी खबर हम बताएंगे, इसकी क्या परिणाम होगी, क्या आगे होगा। लेकिन आज समय हो गया है,
हमें दीजिए विदाई, कल एक नए विषय को लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे।